नमस्कार मेरी लॉयल फैमिली, मैं हूं आपका मिस्टर हेल और आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी दास्तान जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। एक ऐसी कहानी जिसमें अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी उतर जाता है। कहा जाता है कि हर जंगल में कुछ रूहें सोई रहती हैं, कुछ शांत, कुछ बेचैन और कुछ ऐसी जिनके टोटके अधूरे रह जाते हैं। और जब टोटका अधूरा रह जाए तो आत्मा शांति नहीं, सूना अंधेरा ढूंढती है। इस कहानी की शुरुआत एक सुनसान सड़क से होती है, जहां हल्दी की गंध, नींबू का निशान और टूटे बर्तनों की परतें रात के समय किसी अनदेखी शक्ति को बुलाती हैं। लोग कहते हैं कि उस जगह पर एक औरत दिखाई देती है, एक ऐसी औरत जिसकी नजरें अंधेरे को चीरती है, जिसके बाल हवा में नहीं, डर में हिलते हैं। ड्राइवरों ने दावा किया है कि उन्होंने उसे सड़क के बिल्कुल बीच बैठा देखा है और जो उसे देख ले उसके जीवन की दिशा बदल जाती है, कभी वापस नहीं लौटती। आज मैं आपको वही कहानी सुनाने वाला हूं, रवि नाम के एक ट्रक ड्राइवर की, जो उस रात अकेला नहीं था, क्योंकि सड़क पर वह औरत उसके पहले से इंतजार में थी। उसकी आंखों में अधूरा टोटका, उसकी सांसों में अजीब सी बेचैनी और उसके कदमों में एक ऐसा रास्ता जो किसी भी इंसान को नर्क के दरवाजे तक ले जाए। तो मेरी लॉयल फैमिली, तैयार हो जाइए। इस कहानी में डर अचानक नहीं आता, धीरे धीरे आपकी हड्डियों के अंदर उतरता है, आपके आसपास की हवा में घुलता है और फिर आपको महसूस होता है कि कोई आपके पीछे खड़ा है। चलिए शुरू करते हैं। डायन का टोटका। रात का समय था और लंबी सुनसान सड़क पर चारों तरफ सन्नाटा फैला था। आसमान बादलों से ढका था और कहीं दूर धीरे धीरे हवा घास के झुरमुटों को हिला रही थी। ये सड़क उस छोटे पहाड़ी गांव को शहर से जोड़ती थी, जिसे लोग पुराने समय से ही अशुभ मानते थे। कहा जाता था कि इस सड़क पर 50 साल पहले हुई एक घटना ने इसे शापित बना दिया था। लोग बताते थे कि आधी रात के बाद इस सड़क पर एक औरत दिखाई देती है जो नींबू, हल्दी और टूटे मिट्टी के बर्तनों से किसी तरह का टोटका करती रहती है। कई यात्रियों ने दावा किया था कि उन्हें सड़क के बीच में बैठी वो औरत दिखाई दी, जिसका चेहरा अंधेरे में भी डर पैदा करता था। लेकिन जो उसे देखते थे वे कुछ ही दिनों में किसी अनहोनी के शिकार हो जाते थे। इसी सड़क पर एक ट्रक ड्राइवर रवि अपनी गाड़ी लेकर गुजर रहा था। रवि का स्वभाव हमेशा मजाकिया और निडर माना जाता था। वो इस रास्ते से कई बार गुजर चुका था और उसने इन किस्सों को हमेशा गांव वालों की बेवजह फैलाई अफवाह कहा था। लेकिन उस रात की हवा में कुछ अजीब था। सड़क पर दूर दूर तक कोई वाहन नजर नहीं आ रहा था, जबकि दिन में यही सड़क व्यस्त रहती थी। रवि ने ट्रक की रफ्तार कम की और खिड़की से बाहर झांककर हवा की ठंडक महसूस की। उसे लगा जैसे किसी की निगाहें उस पर टिक गई हों। ये एहसास बिना वजह नहीं था। कई मिनटों तक सड़क पर गाड़ी चलाने के बाद अचानक उसे सड़क के बीच कुछ हल्का पीला रंग दिखाई दिया, जो ट्रक की हेडलाइट पड़ते ही और साफ हो गया। रवि ने ब्रेक दबाया और ट्रक धीरे धीरे रुक गया। सामने सड़क पर हल्दी की लंबी लकीर थी, जो दोनों तरफ फैलकर किसी अनजाने निशान जैसा पैटर्न बना रही थी। लकीर के बीच 2 नींबू रखे थे और उनके पास मिट्टी का टूटा हुआ घड़ा पड़ा था। हल्दी हवा में थोड़ी उड़ रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी इसे बिखेरा हो। रवि ने सिर खुजाया और खुद से कहा कि यह जरूर किसी गांव वाले का टोटका होगा। यहां लोग अंधविश्वास के चक्कर में कुछ भी कर देते हैं। लेकिन अगला ही क्षण उसकी सांस अटक गई, क्योंकि हल्दी की लकीर के पीछे कुछ हिलता हुआ दिखा, जैसे कोई झुका हुआ इंसान अपने हाथों से जमीन पर कुछ कर रहा हो। रात की ठंडी हवा जैसे अचानक भारी हो गई। रवि ने ट्रक की हेडलाइट का फोकस बढ़ा दिया और रोशनी आगे तक फैल गई। रोशनी पड़ते ही वो आकृति साफ दिखाई देने लगी। सड़क के बीचों बीच एक औरत बैठी थी। उसके घुटने जमीन पर टिके हुए थे और बाल पूरी तरह चेहरे पर लटक रहे थे। उसकी पीठ की हड्डियां बाहर से साफ दिख रही थी और उसके हाथों की उंगलियां बेहद लंबी और पतली थी।
वो अपने सामने फैली हल्दी को किसी खास पैटर्न में घुमा रही थी, जैसे कोई अनुष्ठान पूरा कर रही हो। उसके पास कुछ नींबू कटे हुए थे, जिनका रस हल्दी के पाउडर के साथ मिलकर अजीब सी गंध फैला रहा था। रवि को पहली बार लगा कि शायद आज उसे उस कहानी का सामना करना पड़ सकता है जिसे वो हमेशा झूठ समझता था। उसने कई बार गांव के बूढ़ों से सुना था कि इस सड़क पर एक स्त्री की आत्मा भटकती है, जिसे लोग डायन कहते हैं कि उसके टोटके में गलती से भी पैर रख दिया जाए तो आदमी की किस्मत पलट जाती है। बीमारी, मौत या पागलपन कुछ भी हो सकता है। रवि को ये सब हमेशा मजाक लगता था, लेकिन उस रात की सड़क और उस औरत का ढंग मजाक नहीं था। रवि ने खिड़की से आधा बाहर निकलकर जोर से कहा कि ओ सुन, कोई है तो हट जा, रास्ता दे, मुझे जाना है। लेकिन उस औरत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके हाथ लगातार हल्दी पर विचित्र आकृति बनाते रहे। धीरे धीरे उसके बाल बंटने लगे और उसके चेहरे का एक हिस्सा दिखाई दिया। रवि की सांसें रुक गई। उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था। आंखों की जगह 2 गहरे गड्ढे थे, जिनमें काली परछाई घूमती रहती थी। होठों की जगह एक लंबी फटी हुई मुस्कान थी जो कानों तक खिंची लगती थी। रवि पीछे की सीट पर खिसक गया और दिल तेजी से धड़कने लगा। ट्रक की हेडलाइटों में वो औरत उठने लगी। उसके घुटने अजीब तरीके से पीछे की ओर मुड़ गए, जैसे वो उल्टा चलने वाली कोई प्राणी हो। वो धीरे धीरे खड़ी हुई और अपना चेहरा सीधा रवि की ओर कर लिया। बाल हवा में फैल गए और उसकी आंखों जैसे खाली गड्ढों से काली धुंध बाहर आती दिखाई दी। उसने अपने हाथ में पड़ी हल्दी को उठाया और अपनी उंगलियों पर रगड़ने लगी। हल्दी उसके काले सूखे हाथों से गिरकर जमीन पर फैल रही थी। रवि ने हिम्मत करते हुए ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने आवाज भी नहीं की। चाबी घूमी, लेकिन मशीन बिल्कुल शांत रही, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे रोक लिया हो। रवि ने दोबारा कोशिश की, लेकिन नतीजा वही रहा। अब उसकी हालत खराब हो चुकी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने एक बात याद की जो एक बूढ़े साधु ने कभी उसे कही थी, अगर किसी रात इस सड़क पर उसका सामना उस स्त्री से हो जाए तो सीधे आंखों में मत देखना और नहीं उसके बनाए टोटके को छूना, वरना वह आदमी सांस लेकर भी जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन अब तो वह सड़क के बीच खड़ी होकर सीधे उसकी ओर देख रही थी। रवि ने हिम्मत जुटाकर खिड़की बंद की और दरवाजे की कुंडी लगा दी। अंदर अंधेरा था, लेकिन बाहर की हेडलाइट में वो औरत जैसे किसी जानवर की तरह उसके ट्रक के सामने झुकने लगी। उसने अपने चेहरे को जमीन के बिल्कुल पास ले जाकर हल्दी को सूंघा, फिर अचानक तेजी से ऊपर उठी। अब उसकी नजरें बिल्कुल ट्रक की ओर थी। रवि ने ट्रक स्टार्ट करने की आखिरी कोशिश की और जैसे ही उसने चाबी घुमाई, इंजन अचानक तेजी से चालू हो गया। उसे लगा जैसे किसी ने जोर से धक्का देकर मशीन को जगा दिया हो। एक पल गवाए बिना उसने एक्सीलरेटर दबाया और ट्रक आगे बढ़ा, लेकिन अगले ही क्षण उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि ट्रक की हेडलाइट में वही औरत फिर से सड़क के बीच में बैठी दिखी, बिल्कुल उसी मुद्रा में जहां वो पहले थी, जैसे उसका आगे बढ़ना उसने रोका ही न हो। रवि ने ब्रेक दबाए। ये कैसे हो सकता है, वो सोचने लगा। वह अभी पीछे थी, फिर कुछ ही सेकंड में सड़क के बीच कैसे आ गई। उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो वो औरत फिर से हल्दी से वही आकृति बना रही थी, जैसे वह समय में फंसी हो और हर बार वही टोटका करती रहती हो। रवि का दिमाग सुन्न हो गया। उसने सड़क पर नजरें दौड़ाई। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी, लेकिन अचानक एक कार की हेडलाइट पास आती दिखी। शायद वो उसकी मदद कर सके। रवि खुश हुआ और उसने हॉर्न बजाया। कार पास आई और धीरे से रुकी। उसमें 2 युवक थे जिन्होंने रवि से पूछा कि क्या हुआ। रवि ने कांपती आवाज में कहा कि आगे सड़क पर एक औरत है जो कुछ अजीब कर रही है और शायद वो इंसान नहीं है। दोनों युवक हंसे और बोले कि रात में यह सब भ्रम भी हो सकता है, चलो देखते हैं। रवि ने उन्हें चेतावनी दी कि पास मत जाना, लेकिन वे सड़क की ओर बढ़ गए। उन्होंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और हल्दी की लकीर की ओर झुककर देखने लगे। तभी वो औरत खड़ी हो गई।
रवि ने दूर से ही देखा कि दोनों युवक अचानक जैसे किसी चीज से जकड़ गए हों। उनकी टॉर्च नीचे गिर गई। औरत ने दोनों के सिर की ओर हाथ बढ़ाए और उसके हाथों की उंगलियां जैसे लंबी होकर उनकी गर्दन तक पहुंच गई। अगला ही क्षण दोनों युवक बेहोश होकर गिर पड़े। रवि की चीख अंदर ही रह गई। वह ट्रक का दरवाजा खोलकर भागना चाहता था, लेकिन पैर जैसे जड़ हो गए थे। वह हिल भी नहीं पा रहा था। औरत ने धीरे से अपना चेहरा दोनों युवकों की ओर झुकाया और हल्दी से भरा हाथ उनकी छाती पर फेर दिया। फिर वह सीधी खड़ी हुई और पूरी तरह रवि की ओर देखने लगी। वह उसके ट्रक की ओर बढ़ने लगी। धीरे धीरे हर कदम सड़क पर रेत की तरह निशान छोड़ता, हर कदम में अनहोनी की गंध। रवि ने ट्रक को रिवर्स करने की कोशिश की, लेकिन सड़क इतनी सीधी थी कि मोड़ तक पहुंचने में कई मिनट लगते। औरत अब कुछ ही दूरी पर थी और उसकी चाल असामान्य और भय पैदा करने वाली थी। उसके पैर उल्टी दिशा में मुड़ते और फिर सीधे हो जाते। उसकी रीढ़ पर गहरे कट जैसे निशान थे, जिनमें काली धूल भरी लगती थी। रवि ने हिम्मत जुटाकर सोचा कि ट्रक को रिवर्स में तेजी से ले जाया जाए। उसने एक्सेलरेटर दबाया और ट्रक पीछे की ओर दौड़ने लगा। लेकिन तभी वो औरत अचानक गायब हो गई। एक क्षण पहले वह सामने थी और अगले ही क्षण पूरा सड़क का हिस्सा खाली। रवि सांस रोककर इधर उधर देखने लगा कि वो कहां गई है। अचानक ट्रक के ऊपर छत पर किसी भारी चीज के गिरने की आवाज हुई। रवि का दिल बैठ गया। उसने ऊपर की ओर देखा तो कांच के पार सिर्फ अंधेरा था, लेकिन ट्रक की छत धीरे धीरे दब रही थी, जैसे कोई उस पर घुटनों के बल बैठा हो। रवि ने डर के मारे एक्सेलरेटर पूरा दबा दिया और ट्रक पूरे वेग से पीछे की ओर दौड़ गया। छत पर भारी थप की आवाज आई और दबाव हट गया, लेकिन रवि को पता था कि वो अभी भी आसपास ही है। ट्रक अचानक सड़क किनारे लगे पत्थरों से टकराया और रुक गया। रवि ने सिर उठाकर सामने देखा तो हल्दी की लकीर फिर से उसके बिल्कुल आगे थी। वो घबराकर दरवाजा खोलकर कूद गया और दौड़ने लगा। उसे दिशा का भी ध्यान नहीं था, बस जीवन बचाना था। सड़क सुनसान थी। पेड़ हवा में हिल रहे थे। रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन रवि जितना दौड़ता उसे उतना ही लगता कि वो उस हल्दी की लकीर के पास ही वापस आ जाता है, जैसे सड़क एक चक्र में बदल गई हो, जैसे वह किसी अदृश्य सीमा में फंस चुका हो। तीसरी बार जब उसने लकीर देखी तो उसकी सांसें रुक गई। हल्दी के पास बैठी वो औरत सीधे उसकी ओर देख रही थी। इस बार उसके चेहरे पर वो लंबी फटी मुस्कान और भी बड़ी दिखाई दे रही थी। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और हल्दी उसके हाथों से उड़कर हवा में फैलने लगी। रवि के पैर वहीं रुक गए। वो न आगे जा सकता था न पीछे। औरत धीरे धीरे उसकी ओर आ रही थी। उसकी आंखों के काले गड्ढे जैसे गहराते जा रहे थे। उसकी उंगलियां लंबी होकर हवा को चीर रही थी और उसकी आवाज जैसे किसी सूखी हवा की सरसराहट की तरह रवि के कानों में उतरी। अब तू मेरे टोटके में आ चुका है, अब कोई वापस नहीं जाता। रवि की आंखें फैल गईं और दिल इतना जोर से धड़कने लगा जैसे निकल जाएगा। उसके सामने खड़ी वो डायन अब कुछ ही कदम दूर थी। और फिर रात अचानक और भी गहरी हो गई। अंधेरे में उसका चेहरा गायब हुआ और दीवार की तरह काला सन्नाटा रवि के सामने फैल गया। रात के उस अंधेरे में जब रवि के सामने अचानक सब कुछ काला हो गया था, तब उसे लगा कि शायद वह बेहोश होने वाला है। लेकिन ये बेहोशी नहीं थी, ये किसी दूसरे तरह का खालीपन था, जिसमें न हवा थी, न आवाज, न कोई हलचल। वो बस एक स्थिर ठंडा अंधेरा था, जिसमें उसका अपना शरीर भी उसे महसूस नहीं हो रहा था, जैसे वह किसी काली सुरंग में गिर रहा हो, जिसकी कोई सीमा नहीं थी, कोई तल नहीं था। कुछ देर बाद उसके कानों में एक धीमी गूंज सी जागने लगी। ये गूंज मानो किसी दूर खड़े व्यक्ति के सांस लेने जैसी थी, लेकिन ये सांस किसी इंसान की नहीं थी। उसमें एक सूखी सी खुरदराहट थी, जैसे कोई पुरानी टूटी हुई खिड़की तेज हवा में कांपती रहती है। उस गूंज के बढ़ते ही रवि को धीरे धीरे अपने पैरों में भार महसूस होने लगा, जैसे वो वापस जमीन पर खड़ा हो रहा हो। उसकी पलकों ने अपने आप उठने की कोशिश की और कुछ धुंधला सा सामने नजर आने लगा।
रवि एक खुली जगह के बीच खड़ा था। चारों तरफ कुछ भी नहीं था, न सड़क, न पेड़, न आसमान, बस काले धुएं सा अंधेरा फैलता जाता था। लेकिन उसके पैरों के नीचे जमीन थी, एक सख्त सी जमीन, जैसे पुरानी पथरीली मिट्टी हो। उसने झुककर जमीन को छूने की कोशिश की, लेकिन काली धुंध ने उसके हाथ को ढक लिया और जमीन की सतह गायब हो गई, जैसे ये जगह केवल दिखती है, महसूस नहीं होती। अचानक उसके सामने कुछ पीला चमका हल्दी की लकीर हवा से बनती हुई उसके पैरों के आसपास खींचने लगी। पहले एक गोला, फिर एक बड़ा अजीब सा पैटर्न, फिर नींबू के 2 पीले टुकड़े अचानक उसके पैरों के पास प्रकट हुए। ये सब इतना अप्राकृतिक था कि रवि की सांसें रुकने लगी। उसे याद आया कि वो भागते हुए उसी हल्दी की लकीर में बार बार लौट आ रहा था। शायद ये वही लकीर थी, लेकिन अब ये किसी दूसरे ही संसार में बन रही थी। अगले ही क्षण सामने अंधेरा हल्का सा फटा और उसकी जगह वो औरत दिखी। वही लंबी उंगलियां, वही उल्टे मुड़े पैर, वही सूखी त्वचा। उसकी आंखों के गड्ढों में अब काली धुंध नहीं, बल्कि गहरी लाल चमक दिखाई दे रही थी, जैसे कोई भीतर से जल रहा हो, या जैसे किसी ने उसके अंदर राख के बीच आग दबा रखी हो। वो धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ने लगी। हर कदम पर जमीन उसके पैरों के नीचे पिघलती सी लगी। उसे लगा कि अगर वो ज्यादा देर खड़ा रहा तो जमीन उसके पैरों को अपने अंदर खींच लेगी। औरत ने अपनी हथेलियां ऊपर की ओर मोड़ी, जैसे वो किसी चीज को बुला रही हो। हवा में हल्दी उड़ने लगी और उसके आसपास चक्कर काटने लगी। रवि को ऐसा लगा जैसे वह किसी अदृश्य जाल में फंस चुका है। उसके चारों तरफ पीली धूल का घेरा बन गया था और वह चाहे कितना भी हिलने की कोशिश करे, घेरा उसके साथ साथ घूमता रहता था। औरत की आवाज अंदर गूंजने लगी। ये आवाज मुंह से नहीं आ रही थी, ये आवाज उसकी सोच के भीतर चल रही थी, जैसे वह सीधे उसके दिमाग में बात कर रही हो। तू सड़क से भाग आया, लेकिन मेरे टोटके से भाग नहीं सकता। हर राह मेरे पास वापस आती है, हर सांस मेरे बांधने में बंधती है। रवि ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज उसके गले से बाहर नहीं निकली। उसका शरीर कड़ा हो गया था और उसकी गर्दन जैसे जड़ हो चुकी थी, केवल आंखें हिल पा रही थी। वो औरत अब बहुत पास आ चुकी थी। उसके बाल हवा में फैलकर रवि को छूने लगे और उसके चेहरे से आने वाली सड़ी गंध रवि के फेफड़ों में घुसने लगी। रवि को लगा कि वह मरने वाला है, लेकिन तभी उसके पीछे से एक तेज प्रकाश उठा। काले अंधेरे में सफेद उजाला फैलने लगा और रवि को लगा कि उसके पैरों के चारों ओर बना हल्दी का घेरा टूटने लगा है। औरत ने अपना चेहरा पलटा और वो प्रकाश उसकी ओर बढ़ने लगा। अगले ही पल वो औरत चीख की मुद्रा में मुड़ी। हालांकि कोई आवाज नहीं निकली, लेकिन उसके शरीर की हर नस में तनाव दिख रहा था। वो पीछे हटने लगी, उसकी उंगलियां कांपने लगी और वो अपने बालों को चेहरे पर ढककर उस सफेद रोशनी को रोकने की कोशिश करने लगी। रवि ने पहली बार राहत की सांस लेने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने देखा कि रोशनी किसी मनुष्य से नहीं, बल्कि एक बूढ़े साधु जैसे आकृति से आ रही है, जो लंबी लकड़ी पकड़े खड़ा था। उसके शरीर के पीछे किसी मंदिर की घंटियों जैसी चमक थी, पर कोई ध्वनि नहीं। साधु ने लकड़ी जमीन पर टेका और हल्की आवाज जैसा कंपन फैल गया। उस कंपन से हल्दी का पूरा घेरा मिट्टी में समा गया और हवा में उड़ती धूल गायब हो गई। औरत पीछे हटती गई और उसके चेहरे का गहरा डर अब साफ दिखाई दे रहा था। रवि ने साधु की ओर देखा। वो उसे ध्यान से देख रहे थे। उनकी आंखों में कोई भय नहीं था, सिर्फ एक थकान और गहरी समझ। अरे ड्राइवर, उठ, जमीन असली है। तू अभी इस काली जगह में आधा घुस चुका था। अगर मैं देर कर देता तो तू लौटकर यहाँ से कभी नहीं जा पाता। रवि घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके शरीर से जैसे कोई भार उतर रहा था। उसने चारों ओर देखा। अब वो फिर से उसी सड़क पर था जहां ट्रक रुका हुआ था। दूर कार के दोनों युवक अभी भी जमीन पर पड़े थे, लेकिन अब सांस चल रही थी। वे पूरी तरह बेहोश थे। रवि ने साधु से पूछा, ये क्या है? ये कौन है? मैं यहाँ क्यों फंस गया? साधु ने आह भरते हुए कहा, बेटा, ये औरत नहीं है, ये एक शाप है। 50 साल पहले ये सड़क एक अनुष्ठान का स्थान बनी थी। एक स्त्री ने अपने जीवन को बलिदान कर किसी काले जादू को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन अनुष्ठान अधूरा रह गया। उसकी आत्मा यहाँ बंध गई। अब वो हर रात इसी हल्दी और नींबू के चक्र में खुद को पूरा करने की कोशिश करती है। जो भी इसे देख लेता है उस पर ये टोटका चिपक जाता है। जब तक इसे कोई साधक तोड़ न दे, तब तक आदमी इस चक्र में बार बार कैद होता रहता है। रवि की सांसें भारी होने लगी। उसने पूछा, क्या मैं बच जाऊंगा?
साधु ने कहा, अभी तो बच गया, लेकिन इसका नियम पूरा नहीं हुआ। ये फिर तुझे ढूंढेगी, क्योंकि तू उसके घेरे में फंस चुका था। ये बात अब सिर्फ तू नहीं समझता, वो भी समझ चुकी है। इसमें से निकलने का सिर्फ एक तरीका है, एक 24 घंटे का चक्र। जब तू इसे दोबारा देखेगा तब असली भाग शुरू होगा। रवि घबरा गया, ये दोबारा मुझे दिखेगी तो मैं क्या करूं? साधु ने कहा, तेरे साथ जो होने वाला है वो रात के बाद आने वाले सवेरे से शुरू होगा। आज की रात तुझे जाने दूंगा, लेकिन कल तू इस श्राप का असली चरण देखेगा। अगर तुझे बचना है तो अगले 24 घंटे में कुछ नियम पालन करने होंगे और तनिक भी गलती न करना, वरना तू भी उसी में खो जाएगा। रवि ने कांपते स्वर में पूछा, कौन से नियम? साधु ने लकड़ी उठाकर सड़क के बीच चिन्ह खींचा और बोला, पहला नियम, सूरज डूबने से पहले इस सड़क पर कदम मत रखना। दूसरा नियम, नींबू, हल्दी या मिट्टी के बर्तन को हाथ मत लगाना। तीसरा नियम, काली परछाई अगर तुझे 3 बार बुलाए तो मुड़कर मत देखना। चौथा और सबसे जरूरी, अगर वो औरत तुझे मुस्कुराते हुए दिखे तो अपनी आंखें बंद कर लेना। रवि ने शोक में सिर हिलाया। साधु ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अब असली रास्ता शुरू होगा। चारों दिशाओं में हवा अलग तरह से चलने लगी। सड़क के किनारे पेड़ अजीब ढंग से झूमने लगे और रात की हवा भारी हो गई। साधु ने कहा, चल अब यहाँ से निकल, कल सूरज उगेगा तो फिर तेरी असली परीक्षा शुरू होगी। रवि के कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वह साधु के पीछे पीछे चला। दूर कहीं सड़क के मोड़ पर काली परछाई फिर से हिली थी, लेकिन वह साधु की रोशनी के कारण पास नहीं आई। साधु बोला, ये अभी तेरे पीछे है, लेकिन आज नहीं। बस याद रख, अगर तूने कल जरा सी भी गलती की तो ये टोटका तुझे हमेशा के लिए अपने घेरे में बांध लेगा। रवि की रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। उसे पता था कि कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं हुई, अब तो असली डर शुरू हुआ था। रात की उस घुटन भरी हवा से बाहर निकलकर जब रवि गांव के आखिरी घरों के पास पहुंचा, तब तक साधु गायब हो चुका था, जैसे वो कभी था ही नहीं। रवि बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा कि कहीं वो काली परछाई उसका पीछा तो नहीं कर रही, लेकिन सड़क शांत थी। केवल दूर कहीं कुत्तों की हल्की भौंक सुनाई दे रही थी, जो अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। गांव करीब था, लेकिन गांव भी अजीब था, जैसे हर घर में कोई अनकही बात छुपी हो। खिड़कियां बंद, दरवाजे बंद, हर तरफ एक खामोशी, जैसे लोग रात होते ही अपने आप को किसी अज्ञात डर से छिपा लेते हो। रवि ने सोचा कि शायद ये सड़क और उस औरत के किस्सों की वजह से लोग रात में बाहर नहीं निकलते। उसने एक पुराना ढाबा देखा जहां कभी वो रुकता था, लेकिन आज वो ढाबा भी बंद पड़ा था और उसके बाहर एक टूटा हुआ लालटेन टंगा था जो हवा में लगातार डोल रहा था। रवि ने गला सूखने पर वहां पानी की तलाश की, लेकिन दरवाजा भीतर से बंद मिला। उसने कुछ देर के लिए दीवार से टिककर आंखें बंद की, तभी उसे लगा जैसे उसके बिल्कुल पास कोई सांसें खींच रहा हो। उसने तुरंत आंखें खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा भी अचानक ठंडी हो गई थी। रवि ने अपने ट्रक की तरफ लौटना ही बेहतर समझा। उसने सोचा कि गाड़ी में बैठकर सुबह होने तक इंतजार करेगा, लेकिन जैसे ही वह ट्रक के पास पहुंचा, उसने देखा कि ट्रक के पिछले हिस्से पर हल्दी की एक छोटी लकीर खिंची हुई है, मानो किसी ने उंगलियों से लाइन बनाई हो। ये देखकर रवि को लगा कि वो औरत अभी भी आसपास है और ये सिर्फ चेतावनी है। उसने साधु के शब्द याद किए कि वो उसे कल दोबारा दिखेगी और असली चक्र शुरू होगा। रवि ट्रक में बैठा और स्टीयरिंग पकड़े लंबे समय तक सोचता रहा। धीरे धीरे थकान उस पर हावी होने लगी और वह सीट पर सिर टिकाकर सो गया। नींद आने में सिर्फ कुछ मिनट लगे, लेकिन जो नींद उसे मिली वो इंसान की नींद नहीं थी, वो किसी और दुनिया का खिंचाव था, जैसे उसकी आत्मा को हल्दी के चक्र में खींचा जा रहा हो। उसके सामने वही काला अंधेरा फैल गया और उस अंधेरे के भीतर से वो औरत धीरे धीरे उभरने लगी। इस बार वो सड़क पर नहीं, बल्कि किसी पुराने कमरे में बैठी थी, जहां दीवारों से पानी टपक रहा था। कमरे के बीच में नींबू और काला धुआं फैला था और वो औरत नींबू के बीज को अपने लंबे नाखून से निकालकर जमीन पर जमा रही थी। रवि समझ गया कि ये सपना नहीं, ये चेतावनी है। औरत ने अपना चेहरा धीरे से उठाया और उसकी आंखों में फिर से गड्ढों की लाल चमक फैल गई। उसके होठों की फटी मुस्कान धीरे धीरे और बड़ी हो गई और उसने अपनी उंगलियां रवि की ओर बढ़ाई। तेरा वक्त शुरू हो गया है।
अचानक रवि की सांस रुक गई और वह चीखते हुए जागा। ट्रक के अंदर तेज धूप चमक रही थी, सुबह हो चुकी थी। उसने राहत की सांस ली, लेकिन दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। उसने बाहर झांक कर देखा, सड़क पर हल्का कोहरा था और गांव की कुछ महिलाएं चुपचाप पानी भरने जा रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने रवि को देखा, सबने नजरें फेर ली। ये रवि को और बेचैन कर गया, जैसे वे जानते हों कि वो किसी मुसीबत में फंस चुका है। रवि उतरा और ढाबे के पास फिर गया। अब ढाबा खुला था और एक बूढ़ा आदमी चूल्हा जलाते हुए दिखाई दिया। उसने रवि को देखते ही माथे पर बल डाला और बोला, रात यहां रुका था तू? रवि ने कहा, हाँ, लेकिन ढाबा बंद था। बूढ़ा बोला, रात को कौन खोलता है यहाँ? क्या तू पहली बार आया है? इस सड़क पर रात को रुकना ठीक नहीं। राह में जो स्त्री है उसे तूने नहीं देखा? रवि कुछ बोलने ही वाला था, पर साधु की बात याद आई कि किसी को कुछ मत बताना। वो सिर्फ बोला, बस रास्ता खराब था इसलिए रुक गया। बूढ़ा उसे देखते ही बोला, तेरे पीछे लकीर है। रवि चौंक कर पीछे मुड़ा। उसके ट्रक के टायर पर हल्दी का एक छोटा चिन्ह था। अब ये चिन्ह और भी पीला और चमकीला लग रहा था, जैसे किसी ताजा टोटके का निशान हो। रवि के हाथ कांपने लगे। बूढ़े ने कहा, इसे तुरंत मिटा दे बेटा, वरना शाम होने तक तू बड़ी मुसीबत बुला लेगा। रवि ने तुरंत हाथ बढ़ाया, पर साधु का दूसरा नियम याद आया, हल्दी, नींबू या बर्तन को मत छूना। रवि ने हाथ रोक लिया। बूढ़ा ये देखकर बोला, तू क्या कर रहा है? इसे मिटाए बिना आराम नहीं मिलेगा। रवि के पास जवाब नहीं था। उसने बस कहा, रहने दो, मैं खुद समझ लूंगा। और वो वहां से जल्दी हट गया। सूरज आकाश में ऊपर चढ़ने लगा और रवि ने ट्रक स्टार्ट किया। वह गांव से बाहर उस मोड़ की तरफ निकलने लगा जहां साधु ने रात उसे रोका था। उसने सोचा कि दिन है तो शायद डर नहीं लगेगा, लेकिन ये उसका भ्रम था, क्योंकि जैसे ही वह सड़क पर पहुंचा, हवा में अजीब सी गंध थी, हल्दी जैसी, और कोई नींबू फटा हुआ सा रस की बूंदें सड़क की सतह पर सूखी दिख रही थी, जैसे रात में किसी ने फिर टोटका किया हो। रवि के मन में बेचैनी और घबराहट बढ़ती जा रही थी। वो बार बार रियर व्यू मिरर में देखता कि कहीं पीछे कुछ तो नहीं, लेकिन पीछे केवल खाली सड़क दिखाई देती थी। लेकिन एक बार उसे लगा जैसे कोई परछाई मिरर में हल्की सी दिखी। वो घबरा गया और तुरंत दर्पण की दिशा बदल दी। सूरज दोपहर में ऊंचा था। जब रवि को साधु के बताए नियम याद आए, सूरज ढलने से पहले इस सड़क पर नहीं रहना था। उसे किसी सुरक्षित जगह पहुंचना होगा, लेकिन किस जगह? साधु ने कोई स्थान नहीं बताया था, केवल ये कहा था कि चक्र अगले 24 घंटे में पूरा होगा, तब वो अपने असली रूप में आएगी। रवि के पेट में दर्द उठा, भूख भी लगी थी, लेकिन डर के कारण उसे खाने की इच्छा नहीं हुई। उसके हाथ कांप रहे थे और बार बार वो ट्रक के हॉर्न पर हाथ मार देता था। सड़क सुनसान थी, लेकिन हवा में अचानक गर्माहट बढ़ने लगी, जैसे दोपहर होते होते हवा की दिशा बदल गई हो। ट्रक आगे बढ़ रहा था, लेकिन मन में एक भारीपन था, एक बोझ, जैसे कोई बार बार उसके पीछे चल रहा हो। रवि ने रेडियो चलाया, लेकिन रेडियो की आवाज बार बार रुक रही थी, कभी तेज, कभी धीमी, कभी बिल्कुल गायब, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बाधित कर रही हो। तभी रवि ने कुछ दूरी पर सड़क के बीच एक छोटा सा नींबू पड़ा देखा। वो ब्रेक मारकर रुक गया। वह नींबू ताजा था और उसके पास हल्दी की धूल हवा में उड़ रही थी। रवि की सांस भारी होने लगी। ये वही टोटका था जो रात में उसने देखा था, लेकिन अब दिन में कैसे हो सकता है? ये तो साधु ने कहा था कि वह रात में आती है, तो ये दिन में किसने किया? रवि अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। वो ट्रक से उतरा और नींबू से दूरी बनाए रखकर आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक उसके कान के पास बहुत धीमी आवाज आई। आवाज इतनी धीमी कि वो हवा की सरसराहट सी लगी, लेकिन शब्द साफ थे। रवि। रवि के कदम रुक गए। वो जड़ हो गया। नियम याद आया, काली परछाई अगर 3 बार बुलाए तो मुड़कर मत देखना। रवि ने तुरंत आगे देखने की कोशिश की। आवाज फिर आई, रवि। दूसरी बार अब उसका दिल सीने से उछलने लगा। उसने आंखें बंद की और खुद को संभालने की कोशिश की। तीसरी बार आवाज और भी पास से आई, रवि। अब नियम पूरा हुआ था। वो तीसरी बार बुला चुकी थी। अगर वह मुड़ा तो सब खत्म था। रवि ने खुद को किसी तरह स्थिर रखा और आगे बढ़ते हुए ट्रक की तरफ लौटा। उसकी सांसें भारी थी, माथा पसीने से भीग रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो ट्रक में कूदा, दरवाजा बंद किया और गाड़ी तेजी से आगे बढ़ा दी।
लेकिन उसका डर अब सच में बदलता जा रहा था, क्योंकि जितना आगे बढ़ता सड़क उतनी ही दोहराई हुई लगती, मानो वही पेड़, वही मोड़, वही सूखी मिट्टी बार बार आ रही हो, जैसे वो एक ही चक्र में घूम रहा हो। रवि को साधु की बात याद आई, हर राह मेरे पास वापस आती है। तभी सड़क के बिल्कुल सामने उसे एक बूढ़ी महिला दिखाई दी, जिसने हाथ उठाकर उसे रुकने का इशारा किया। रवि ने हिचकिचाते हुए गाड़ी धीमी की, लेकिन उसके अंदर शक था, कहीं ये वही न हो जो रूप बदल सकती हो। वो ट्रक को पूरी तरह रोकने ही वाला था कि अचानक उस महिला के पैरों के पास कुछ पीला चमका, हल्दी की धूल। रवि ने बिना रुके गाड़ी घुमा दी और दूसरी तरफ मोड़ लिया। उसकी रीढ़ में बर्फ सी ठंड दौड़ गई। उसे अब समझ आ गया कि वो बिना रुके अब बच नहीं सकता। सड़क पर हर जगह वो मौजूद है। दिन में वो रूप बदल लेती है और रात में अपने असली रूप में निकल आती है। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा और रवि के दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि नियम पहला यही था, सूरज डूबने से पहले इस सड़क पर मत रहना। लेकिन अब सड़क उसे बाहर ही नहीं जाने दे रही थी। वो जितनी भी दिशा में मोड़ ले, वही सड़क, वही पेड़, वही कोहरा, वही हल्दी के कण हवा में चमकते हुए दिखाई देते। दूर आसमान नारंगी से लाल होने लगा। शाम नजदीक थी और रवि को लगा कि जैसे ही सूरज पूरी तरह डूबेगा, वो औरत अपने असली रूप में उसे घेर लेगी। रवि ने ट्रक रोका और जमीन पर बैठ गया। उसका शरीर थक चुका था, मन टूट चुका था और डर उसकी हड्डियों में घुस चुका था। उसने आसमान की ओर देखा और खुद से कहा, आज अगर मैं यहाँ अटका रहा तो मैं भी उन्हीं की तरह खो जाऊंगा जिन्हें लोग गुमशुदा मानते हैं। पर तभी सड़क के दूसरी ओर वही साधु दिखाई दिया। वो धीमी चाल से चलता हुआ रवि की ओर आने लगा। उसके पीछे की धूप में अजीब सी चमक थी और उसके हाथ में वही लकड़ी थी। साधु बोला, रवि, अब चक्र पूरा होने जा रहा है और आज की रात सबसे भारी रात होगी। तू अब इस दहलीज पर खड़ा है, एक तरफ जीवन, दूसरी तरफ अंधेरा। अगर आज गलती की तो कल सुबह तो नहीं बचेगा। रवि ने कांपते स्वर में पूछा, मैं क्या करूं, कैसे बचूं? साधु ने कहा, आज की रात तू अकेला रहेगा, क्योंकि ये चक्र तुझ पर है। मैं सिर्फ शुरुआत रोक सकता था, अंत का सामना खुद तुझे करना होगा। मैं तुझे अंतिम 3 बातें बताता हूं, इन्हें न भूलना, नहीं तो वो तुझे अपनी दुनिया में खींच लेगी। पहली बात, आज रात तेरे आसपास जो भी दिखे वह सच नहीं होगा, लेकिन उनमें से एक चीज सच होगी। दूसरी बात, अगर वह औरत तेरे नाम से नहीं बल्कि किसी और नाम से पुकारे तो समझ लेना वह बिल्कुल पास आ चुकी है। तीसरी और सबसे भारी बात, अगर वो आज मुस्कुराते हुए तुझे दिख जाए तो आंखें बंद कर ले, वरना तू भी हंसता हुआ उसी में समा जाएगा। रवि की रीढ़ में ठंड उतर गई। उसने पूछा, साधु जी, मैं सूरज ढलने से पहले यहां से निकल क्यों नहीं पा रहा? साधु ने कहा, क्योंकि तू उसके घेरे में है। अब ये चक्र आज रात अपने चरम पर जाएगा और या तो तू इस टोटके को तोड़ देगा या ये तुझे हमेशा के लिए अपनी दुनिया में बांध देगा। सूरज अब आधा डूब चुका था। हवा ठंडी हो गई थी। पेड़ों की परछाइयां लंबी होकर सड़क पर फैलने लगी थी और कोहरा एकदम घना होने लगा था, जैसे रात के कदम तेज हो रहे हों। साधु ने रवि के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब तू अंतिम रात में प्रवेश कर रहा है। याद रख, अगली सुबह तुझे मुक्त भी कर सकती है और मिटा भी सकती है। रवि ने कांपते हुए पूछा, वह औरत अब कहाँ है? साधु की आंखें भारी हो गई और वह बोला, वो अब तेरे ठीक पीछे है। रवि का खून जम गया। दृश्य अंधेरा होने लगा। पत्तों की हलचल तेज हो गई, हवा भारी होती गई और रवि ने धीरे से अपनी सांस रोक ली। रात का समय तेज होता जा रहा था और नीम का जंगल अंधेरे से भरा हुआ था। हवा लगातार एक ही दिशा में बह रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे धकेल रही हो। चांद बादलों में छिप गया था और पूरे जंगल में गहरा कालापन फैल गया था। चारों तरफ वही हल्दी और नींबू की विचित्र गंध बनी हुई थी, जो हर मिनट और तीखी होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा जंगल उसी गंध से बना हो। उस गंध में एक अजीब सी खामोशी थी जो मन को अस्थिर कर रही थी। रवि जमीन पर बैठा हुआ था और उसके कपड़े जगह जगह से फट चुके थे। चेहरे पर हल्दी की परतें और धूल जमी हुई थी। वो हर सांस भारीपन के साथ ले रहा था और उसकी आंखें किसी डर से जमी हुई थी। सानवी उसके पास खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में भी वही भय था जो रवि के चेहरे पर साफ दिख रहा था।
उन्हें दोनों को लग रहा था कि वे किसी ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुके हैं जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अचानक जंगल में हल्की सी सरसराहट हुई और दोनों की नजरें उस ओर घूम गई। कुछ ही पलों बाद पेड़ों की छाया के बीच वही औरत दिखाई दी जिसकी तलाश दोनों कर रहे थे और जिससे दोनों बचना भी चाहते थे। वो धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा रही थी। उसके पैर जमीन को छूते नहीं दिख रहे थे, मानो हवा पर तैर रही हो। उसके लंबे बाल हवा में उलझे हुए से हिल रहे थे और उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी जिससे रवि ने पहली बार सामना किया था। उसकी आंखें चमक रही थी और उस चमक में एक ऐसा अंधेरा था जो किसी की भी आत्मा को जकड़ सकता था। उसने हाथ में हल्दी की एक मुट्ठी पकड़ी हुई थी जो उसके हर कदम के साथ नीचे गिरती जा रही थी। हल्दी का वह निशान जमीन पर एक खास आकृति बना रहा था। वह आकृति किसी प्राचीन टोटके जैसी थी जिसे देखने भर से मन में भय पैदा हो जाए। सानवी ने मन ही मन सोचा कि यह औरत शायद इस जंगल की मालिक बन चुकी है। ऐसा लगता था कि पूरी प्रकृति उसके आदेश पर ही काम करती है। वह दोनों के सामने कुछ ही दूरी पर आकर रुक गई। उसने धीरे से जमीन पर रखे एक पुराने घट को उठाया और उसमें से नींबू के बीज जैसे कुछ छोटे टुकड़े निकाले। वह उन्हें जमीन पर एक खास क्रम में रखने लगी। उसके होंठ हिल रहे थे जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हो, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। इस मौन मंत्र में ही उसका सबसे बड़ा शक्तिशाली असर था। रवि ने डरते हुए सानवी से फुसफुसाकर कहा कि अगर वो यहाँ कुछ कर रही है तो हमें जल्दी कोई रास्ता निकालना होगा। सानवी ने रवि का हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसके हाथ ठंडे पड़ चुके थे, मानो खून का बहाव धीमा हो गया हो। वो भी समझ नहीं पा रही थी कि क्या करना चाहिए। उन्हें बस इतना पता था कि अगर वे हिले तो ये टोटका और विनाशकारी हो सकता है। अचानक औरत ने अपनी नजरें ऊपर उठाई और दोनों को सीधा घूरने लगी। उसकी आंखों में इतनी गहराई थी कि लगता था मानो अंदर एक पूरा अंधेरा संसार छिपा हो। उसने जमीन पर हाथ मारा और हल्दी की धूल हवा में उठकर चक्र की तरह घूमने लगी। उसी समय हवा एकदम ठंडी हो गई और जंगल की सारी आवाजें गायब हो गई। ये टोटका अपनी अंतिम अवस्था में प्रवेश कर चुका था। अचानक उसके दोनों हाथ सीधे आसमान की ओर उठ गए और उसका पूरा शरीर हिलने लगा। उसकी आवाज इस बार सुनाई दी, लेकिन वह आवाज मानवीय नहीं थी। वह आवाज किसी बेहद पुराने समय की लगती थी जिसमें एक शाप छिपा हुआ था। उसके शरीर से चमकदार छाया निकलने लगी जो धीरे धीरे उसकी आकृति के बाहर फैल रही थी। ये छाया धुएं की तरह नहीं, बल्कि किसी जीवित परछाई की तरह चल रही थी। रवि को लगा कि अगर ये छाया उन दोनों तक पहुंच गई तो शायद उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उसने तुरंत सानवी का हाथ खींचा और दोनों पीछे की ओर भागने लगे। परछाई ने भी दिशा बदल ली और उनके पीछे बढ़ने लगी। दोनों जितनी तेज दौड़ सकते थे दौड़ते रहे, लेकिन जंगल का रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। हर कदम पर ऐसा लगता था कि जमीन उनके नीचे धंस रही है। आखिरकार रवि और सानवी एक बड़े पत्थर के पास पहुंचकर रुक गए। सांस तेज चल रही थी और दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उस परछाई का पीछा अभी भी जारी था। वो धीरे धीरे उनके आसपास फैलने लगी, मानो उन्हें पूरा निगल लेना चाहती हो। इसी बीच कुछ दूरी पर अचानक एक तेज रोशनी जली। वो रोशनी किसी वाहन की नहीं, बल्कि किसी पुराने दीप जैसा प्रकाश था। वो रोशनी जैसे ही फैली, परछाई पीछे हटने लगी। औरत ने भी अपने हाथ नीचे गिराए और उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी। रोशनी के पास एक बूढ़ा साधु खड़ा था जिसकी आंखों में एक अलग सा तेज था। उसने हाथ में एक लकड़ी पकड़ी थी और उससे अजीब सी रोशनी निकल रही थी। वो साधु औरत की ओर बढ़ा और शांत स्वर में बोला कि ये टोटका अब यहीं समाप्त होगा। औरत ने साधु को देखकर एक अजीब सी चीख निकाली और उसके शरीर की सारी परछाइयां वापस उसके अंदर समा गई। साधु ने जमीन पर हल्दी की रेखाएं मिटाई और नींबुओं को पत्थर से कुचल दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, औरत का शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। वह धुआं धीरे धीरे हवा में गायब हो गया, जैसे वो कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। जंगल में फिर से सामान्य आवाजें लौटने लगी
और हवा पहले जैसी बहने लगी। सानवी और रवि जमीन पर बैठ गए और भारी सांस लेने लगे। साधु उनके पास आया और बोला कि ये औरत बहुत पुराने समय की आत्मा थी जिसने अपने जीवन में किए एक भयंकर टोटके के कारण खुद को अभिशप्त कर लिया था। उसकी आत्मा शांति नहीं पा सकी और वो उसी टोटके को बार बार दोहराने को मजबूर थी। आज उसका चक्र टूट चुका है और अब ये जंगल फिर से शांत रहेगा। रवि और सानवी ने एक दूसरे की ओर देखा। आंखों में राहत तो थी, लेकिन साथ ही एक गहरा डर भी था। वे जानते थे कि वे इस रात को कभी नहीं भूल पाएंगे। साधु ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे जंगल की अंधेरी तरफ गायब हो गया। रात लंबी थी, लेकिन अब उसमें वो खौफ नहीं था जो अभी तक फैला हुआ था। परछाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन उस अनुभव की छाप दोनों की आत्मा पर हमेशा रहेगी। डायन का आखिरी टोटका खत्म हो चुका था, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जंगल कई रहस्यों को अपने अंदर दबाए रखता है और कुछ रहस्य कभी नहीं सोते। तो मेरी लॉयल फैमिली, ये थी आज की कहानी, डायन का आखिरी टोटका। एक ऐसा टोटका जो 50 साल तक अधूरा रहा, एक ऐसा अंधेरा जो अपने पूरे जंगल को कैद किए बैठा था, और एक ऐसी आत्मा जो हर रात वही प्रक्रिया दोहराती थी, जब तक कि उसकी आखिरी परछाई धुएं में बदलकर खत्म नहीं हो गई। लेकिन याद रखना, कुछ कहानियां खत्म होकर भी खत्म नहीं होती। जैसे जंगल की हवा अब भी उसी दिशा में बहती है, जैसे हल्दी की गंध कभी कभी फिर महसूस होती है, और जैसे कुछ यात्रियों ने अब भी दावा किया है कि उन्हें दूर किसी पेड़ के पीछे एक औरत की आकृति धीमे से हिलती हुई दिखाई देती है। हो सकता है वो सिर्फ भ्रम हो सकता है वो सच हो, लेकिन एक बात पक्की है, डर कभी नहीं सोता। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो अपनी लॉयल फैमिली की तरफ से सपोर्ट जरूर दिखाना। मैं ऐसे ही और गहरे डर लेकर वापस आऊंगा। तब तक याद रखना, अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं, रूहों का घर भी होता है। मैं था आपका मिस्टर हेल। अगली खौफनाक रात में फिर मिलूंगा।